गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं से पाठ 1 में प्रबंध एक पेशा है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैसे का अर्थ और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। सामान्यतः पैसे से हमारा आशय उस व्यवसाय से है जिसमें किसी विशेष प्रकार के मस्तिष्क संबंधी या शारीरिक योग्यता की आवश्यकता है। पैसे में एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश, परामर्श तथा या मार्गदर्शन करता है। लुई एंड एलन के मतानुसार पैसा एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है जिसका निष्पादन क्रमबद्ध ज्ञान के प्रयोग से किया जाता है तथा इसके लिए कुछ निश्चित प्रयासों एवं मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिपादित एक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। आगे हम पैसे की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। नंबर 1 है विशिष्ट संचित ज्ञान का होना। नंबर 2 संगठित सिद्धांतों का होना। नंबर 3 व्यवहार में ज्ञान, सामग्री व सिद्धांतों की प्राप्ति होना। नंबर 4 प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की निश्चित विधि का होना। नंबर 5 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का होना। नंबर 6 सदस्यों के लिए पालन की जाने वाली आचार संहिता का होना। नंबर 7 पेशेवर व्यक्तियों का ध्येय सेवा करना होना। नंबर 8 पैसे के सुचारू संचालन हेतु औपचारिक संगठन का होना। नंबर 9 समाज की निष्ठापूर्वक सेवा के लिए पैसे में पर्याप्त सदस्यों का होना। नंबर 10 पैसे के सदस्यों द्वारा विकास में योगदान का दायित्व स्वीकार करना। नंबर 11 पैसे में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में निर्दिष्ट योग्यता का होना तथा निश्चित नियमों का होना। नंबर 12 पैसे की सदस्यता के विकास हेतु वाहन की प्रभावी व्यवस्था का होना। आगे हम प्रबंध को पैसा मानने के पक्ष में तर्क पढ़ेंगे। ज्ञान, विज्ञान तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रबंध भी पैसे के रूप में विकसित होने लगा है। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं के कारण प्रबंध एक मान्य पेशा है। नंबर 1 प्रबंध साहित्य में निरंतर वृद्धि हो रही है और प्रबंध के सिद्धांतों के उपयोग की आवश्यकता महसूस की जाती है। नंबर 2 प्रबंध वैज्ञानिक विचारधारा का अनुगामी है। नंबर 3 प्रबंध संबंधी कार्यों के निष्पादन की निश्चित विधियां हैं। नंबर 4 प्रबंधकों द्वारा अब तक एक नियत आचार संहिता का पालन किया जाने लगा है। नंबर 5 प्रबंध में अनुशासन भी पूर्णतः पाया जाता है। नंबर 6 पॉइंट है विशेष दक्षता का प्रयोग करके ही प्रबंधक अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। नंबर 7 प्रबंधकों द्वारा एक सर्वमान्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8 प्रबंध अब मानवीय पहलू पर अधिक बल देने लगे हैं। नंबर 9 व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रबंधक अधिक प्रोत्साहन देने लगे हैं। नंबर 10 हस्तांतरणीय प्रबंध क्षमता का विकास अधिक हो रहा है। नंबर 11 स्वामित्व तथा नियंत्रण 2 पृथक पृथक क्षेत्र बनते जा रहे हैं। नंबर 12 श्रम संघ आंदोलन का पर्याप्त विकास हुआ है। नंबर 13 प्रबंध आंदोलनों का विस्तार होने लगा है। नंबर 14 व्यवसायों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत हुई है। नंबर 15 उपभोक्ता संरक्षण अभियान गति पकड़ रहा है। नंबर 16 वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का विकास हुआ है। अब वह समय नहीं रहा जब पिता की भांति पुत्र भी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रबंध विज्ञान की जानकारी के अभाव में प्रतिस्पर्धा में सफलता पाना दिनों दिन कठिन होता जा रहा है।
जिस प्रकार बिना कानून की जानकारी के सफल वकील और बिना चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान के सफल डॉक्टर नहीं बना जा सकता, उसी प्रकार बिना प्रबंध विज्ञान के सिद्धांतों के अध्ययन के व्यावसायिक सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचा जा सकता। आगे हम प्रबंध को पैसा नहीं मानने के संबंध में तर्क पढ़ेंगे। कुछ लोगों की धारणा है कि प्रबंध को एक पेशा नहीं माना जा सकता। पुष्टि में वे निम्न तर्क देते हैं। नंबर 1, प्रबंध के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई विधि नियत नहीं है, अर्थात डॉक्टर, इंजीनियर आदि की तरह प्रबंधकों को किसी विशिष्ट प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, प्रबंधकीय ज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं का अभाव है। नंबर 3, प्रबंध दक्षता का पूर्णतः विकास नहीं हो सका है। नंबर 4, पेशे के सदस्यों के लिए एक सामान्य आचार संहिता का अभाव है। नंबर 5, प्रबंध में संघों की संख्या नगण्य है। नंबर 6, प्रबंध में परामर्शदाताओं का काफ़ी अभाव है। नंबर 7, प्रबंध का पेशा अपनाने वालों में सेवा भाव की कमी पाई जाती है। नंबर 8, प्रबंध के क्षेत्र में औपचारिक संगठन का भी अभाव है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं, यद्यपि प्रबंध को अभी पेशे के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, तथापि इसे पेशे के रूप में मान्यता देने की प्रबल प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही है। यह बड़ी तेज़ी से एक वास्तविक पेशे के रूप में उभर रहा है। अमेरिकन प्रबंध समुदाय का दावा है कि प्रबंध में पेशे की सभी बुनियादी योग्यताएं विद्यमान है, क्योंकि नंबर 1, इसमें व्यवस्थित ज्ञान, विशिष्ट कौशल तथा उपकरणों का समावेश है। नंबर 2, प्रबंध वैज्ञानिक दृष्टि का अनुसरण करता है। नंबर 3, नैतिकता तथा अनुशासन संहिता का परिपालन करता है। ऐसी स्थितियों में यह कहना गलत नहीं है कि प्रबंध एक पेशा है। प्राय पश्चिम के औद्योगिक देशों में प्रबंध सलाहकार के रूप में अनेक प्रतिष्ठित फर्म में कार्य कर रही है। आगे हम प्रबंध के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध के स्तर से हमारा आशय व्यावसायिक उपक्रम के प्रबंध से संबंध रखने वाले विभिन्न पदाधिकारियों के वर्गीकरण से है, जो कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। मुख्य रूप से प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1, शीर्ष स्तरीय प्रबंध। नंबर 2, मध्य स्तरीय प्रबंध। नंबर 3, निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षीय प्रबंध। निम्नांकित चार्ट से इसे विस्तृत रूप से समझा जा सकता है। प्रबंध के स्तर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर आता है शीर्ष स्तरीय प्रबंध। नंबर 2, मध्य स्तरीय प्रबंध। नंबर 3, पर्यवेक्षी प्रबंध। शीर्ष स्तंभ में हम तीन प्रकार शामिल करते हैं। नंबर 1 में संचालक मंडल। नंबर 2, प्रबंध संचालक मंडल। नंबर 3, मुख्य प्रबंधक। मध्य स्तरीय में भी हम तीन को शामिल करते हैं। नंबर 1 में प्रबंधक, नंबर 2 में उप प्रबंधक और नंबर 3 में सहायक प्रबंधक। पर्यवेक्षी प्रबंध में भी हम 3 प्रकार को शामिल करते हैं। नंबर 1 पे अधीक्षक, नंबर 2 पे पर्यवेक्षक और नंबर 3 पर फोरमैन। इसे हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम शीर्ष प्रबंध के अर्थ को समझेंगे। शीर्ष प्रबंध का अर्थ है सर्वोच्च या शिखर प्रबंध शीर्ष स्तर का प्रबंध कहलाता है। शीर्ष प्रबंध की व्यावसायिक उपक्रम के समूचे प्रबंध, संचालन, नीति निर्माण एवं आधारभूत निर्णय के लिए उत्तरदायी रहता है। शीर्ष प्रबंध में संचालक मंडल, प्रबंध संचालक तथा मुख्य प्रबंधक को शामिल किया जाता है। इन अधिकारियों के समूचे कार्य निर्णयात्मक, विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रगति के होते हैं। शीर्ष स्तरीय प्रबंध द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
शीर्ष प्रबंध के कार्य को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। एक विशालकाय व्यावसायिक उपक्रम के उद्देश्यों तथा नीतियों का निर्धारण संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। कुटज तथा ओ'डोनेल के अनुसार संचालक मंडल के मुख्य कार्य निम्नानुसार होते हैं। नंबर 1, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। नंबर 2, उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना। नंबर 3, मुख्य अधिशासी का चयन करना। नंबर 4, योजनाओं एवं परिणामों की समीक्षा करना। नंबर 5, बजट का अनुमोदन करना। नंबर 6, व्यवसाय में दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करना। नंबर 7, आय का वितरण करना। नंबर 8, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना। इन कर्तव्यों को सफलतापूर्वक तभी निष्पादित किया जा सकता है जब संचालक मंडल के सदस्यों में निम्नलिखित गुण हो। नंबर 1, कल्पना शक्ति। नंबर 2, पहल। नंबर 3, निर्णय लेने की क्षमता। नंबर 4, न्यायप्रियता। नंबर 5, विश्वास। और नंबर 6, मानवीय समझ। प्रत्येक निगमित संस्था में उद्देश्य एवं नीतियों को तो संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की जाती है, किंतु वास्तविक कार्य निष्पादन प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक द्वारा ही किया जाता है, जिसे मुख्य अधिशासी के नाम से भी जाना जाता है। EFL बेच ने मुख्य अधिशासी को निम्नांकित कार्य गिनाए हैं। मुख्य अधिशासी के कार्य। नंबर 1, समूचे संगठन तथा संचालक मंडल के बीच संपर्क बनाए रखना। नंबर 2, संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करना। नंबर 3, यह सुनिश्चित करना कि अधीनस्थ अधिकारी संस्था की नीतियों व उनके प्रभावों से पूर्णतः परिचित हैं। नंबर 4, यह सुनिश्चित करना कि अधीनस्थ अधिकारी योग्य एवं कार्यकुशल है। नंबर 5, समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के बीच उत्तरदायित्वों के प्रत्यायोजन के लिए एक ठोस विचारधारा का विकास करना और उसे कार्यान्वित करना। नंबर 6, यह सुनिश्चित करना कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मितव्ययिता और कार्यकुशलता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। आगे हम मध्यम स्तरीय प्रबंध का अर्थ और उसके कार्य तथा कर्तव्य पढ़ेंगे। मध्य स्तरीय प्रबंध का अर्थ। मध्य स्तरीय प्रबंध से हमारा आशय उस स्तर से है जो शीर्ष प्रबंध तथा पर्यवेक्षीय प्रबंध के मध्य से होता है। मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा शीर्ष प्रबंध के सारे निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाता है। मध्यम प्रबंध के अधीन पर्यवेक्षीय प्रबंध होता है, अर्थात मध्यम प्रबंध पर्यवेक्षीय प्रबंध का उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग होता है। मध्य स्तरीय प्रबंध में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होते हैं। नंबर 1, प्रबंध। नंबर 2, उप प्रबंधक। नंबर 3, सहायक प्रबंधक। आगे हम मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य या कर्तव्य पढ़ेंगे। मेरी कुसिंग नाइसल के अनुसार मध्य स्तरीय प्रबंधकों की प्रबंधकीय भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्हें एक तरफ तो शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करना पड़ता है तथा दूसरी तरफ कार्यान्वयन करने वाले वर्ग की भावनाओं तथा प्रतिक्रियाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस रस्साकसी में अपने अस्तित्व को बनाए रखना वस्तुतः एक कठिन कार्य है। मध्य स्तरीय प्रबंध के मुख्य कर्तव्य निम्न प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, शीर्ष एवं पर्यवेक्षी प्रबंधकों के बीच एक प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था के रूप में कार्य करना। नंबर 2, शीर्ष एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के बीच समन्वय व सामंजस्य स्थापित करना। नंबर 3, शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक योजनाएं बनाना। नंबर 4, दैनंदिन क्रियाकलापों की पूरी तथा सही जानकारी रखना।
नंबर 5, मुख्य अधिशासी को पूरा सहयोग देना। नंबर 6, संचालन से संबंधित निर्णयों में भाग लेना। नंबर 7, प्रत्येक निर्णय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना। नंबर 8, उत्पादन परिणामों की समीक्षा करना। नंबर 9, प्रबंध के अन्य सभी स्तरों पर प्रबंधकों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को भली भांति समझना तथा उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान करना। नंबर 10, व्यापक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहना। नंबर 11, भावी उपयोगिता के बजाय तत्कालिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर कर्मचारियों का मूल्यांकन करना। नंबर 12, शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नीतियों को कार्यान्वित करना। आगे हम पर्यवेक्षीय निम्न स्तरीय प्रबंध का अर्थ और कार्य पढ़ेंगे। तो निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षीय प्रबंध का अर्थ है, पर्यवेक्षीय प्रबंध सबसे निचले स्तर का प्रबंध होता है। इसके अंतर्गत निम्नांकित अधिकारियों का समावेश होता है: अधीक्षक, पर्यवेक्षक और फोरमैन। वस्तुतः इन अधिकारियों का श्रमिकों से निकटतम संबंध होता है। इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से श्रमिकगण अपने विचार, सुझाव तथा प्रतिक्रियाएं शीर्ष प्रबंध तक पहुंचाते हैं। पर्यवेक्षीय प्रबंध के कार्य: नंबर 1, शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दैनंदिन उत्पादन की योजनाएं बनाना। नंबर 2, कर्मचारियों को योग्यता अनुसार काम सौंपना। नंबर 3, कार्य के निष्पादन के दौरान श्रमिकों पर पूरी निगरानी रखना तथा उनका सामूहिक मनोबल बढ़ाना। नंबर 4, प्रति घंटा परिणामों की जानकारी रखना। नंबर 5, वास्तविक निष्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम होने पर कारणों का पता लगाना तथा त्रुटि के मूल बिंदु पर ही उसके निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही करना। नंबर 6, उत्पादन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना तथा उनका सामूहिक मनोबल बढ़ाना। नंबर 8, कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना तथा गुण मूल्यांकन करना तथा श्रमिकों एवं मध्य स्तरीय प्रबंध के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना। नंबर 9, शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नीतियों एवं निर्णयों को कार्यान्वित करना। नंबर 10, श्रमिकों को आदेश निर्देश देना। नंबर 11, काम करने की विधि के बारे में निर्देश एवं मार्गदर्शन देना। नंबर 12, श्रमिकों को आवश्यक सामग्री, उपकरण, औजार आदि उपलब्ध कराना। नंबर 13, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण श्रमिकों को देना। नंबर 14, कार्य वातावरण के बारे में मध्यम स्तरीय प्रबंध को परामर्श देना। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।